हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम इतिहास के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये आधुनिक इतिहास के प्रश्न हैं और बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ स्टेट के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और हमारे मेंस में भी ये पूछे जा चुके हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, आप ज़रूर करिएगा। और इनको अगर आपने मेरे नोट्स नहीं लिखे हैं तो नहीं लिए हैं तो आप उनको अपने रफ कॉपी में वीडियो से ही लिख लीजिएगा ताकि आपका यह आंसर पूरा तैयार हो जाए। 6 नंबर का ये प्रश्न है। 6 नंबर के ये जो 3 प्रश्न मैं आज कराने वाली हूँ, तीनों ही प्रश्न 6 नंबर के हैं। पहली बार हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उदारवादियों और अतिवादियों, अतिवादियों मतलब उग्रवादियों, उदारवादियों और उग्रवादियों में अंतर लिखो। उदारवादियों और उग्रवादियों में अंतर लिखो। उदार मतलब जो उदार थे, हर काम शांति से कराना जानते थे, और उग्र मतलब जो अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध कर देते थे। उदारवादी समझते थे कि जो अंग्रेज कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और उनके द्वारा हमारा भला ही होगा, जबकि उग्रवादियों का ऐसा मानना नहीं था। उग्रवादी को अगर कोई बात बुरी लगती थी तो उग्र हो जाते थे। तो अलग अलग समूह बन गए थे उग्रवादी के और उदारवादी के। तो जो समय चला था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में से 1905 तक का समय था। 1885 से 1905 तक का जो समय था, वो जो समय है वो उदारवादी चरण कहलाता। 1905 से लेकर स्वतंत्रता तक का समय जो है वो उग्रवादी चरण कहलाता था। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई और बंगाल का विभाजन हुआ, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था, तो वो जो समय था वो उदारवादी कहलाता था। और उसके बाद का स्वतंत्रता तक का जो समय था वो क्या कहलाता था? उग्रवादी कहलाता था। अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर था। देखो, सबसे पहले उदारवादी क्या होते थे? सहभागिता और सुधार की मांग सिद्धांत, वो साथ देते थे, मतलब उनका सिद्धांत था सहभागिता, मतलब वो अंग्रेज़ों के साथ साथ चलते थे और उनमें सुधार की मांग रहती थी कि हाँ, आप अच्छा करते चलो, और उन लोग को लगता था कि अंग्रेज़ हमारे साथ सही कर रहे हैं। दूसरा था इनके पाश्चात्य उदार विचार, ये पश्चिमी संस्कृति में विश्वास रखते थे और पश्चिमी संस्कृति को, जो पश्चिमी संस्कृति से हमारे यहाँ आ रहा है, उसमें भी सोचते थे कि यह हमारे लिए अच्छा ही हो रहा है। तो पाश्चात्य जो उनके जो विचार थे वो पाश्चात्य संस्कृति से मिलने लगते थे, उनमें भागी रहते थे ये। जैसे कि गोखले हैं, नौरोजी हैं और बनर्जी हैं। तो ये जो थे इसके प्रमुख नेता थे। ये उदारवादी जो थे वो उच्च मध्यम वर्गीय जमींदार थे। जो उच्च मध्यम वर्गीय लोग हैं, जमींदार हैं, तो इनका सामाजिक आधार वही था। तो उच्च मध्यम वर्गीय जमींदार जो थे वो इनका सामाजिक आधार था उदारवादी लोगों का। मतलब उदारवादी लोगों में जमींदार आते थे मेनली, और मध्यम वर्गीय जो लोग होते थे वो आते थे। तो उदारवादी में हमने पहला क्या लिखा? सहभागिता और सुधार की मांग, पाश्चात्य उदार विचार। गोखले, नौरोजी, बनर्जी ये प्रमुख नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये प्रमुख नेता थे। इसके बाद उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय जमींदार यहाँ इनके सामाजिक आधार में आते थे। नेक्स्ट है अब अतिवादी या उग्रवादी। इन लोग क्या करते थे? इन लोग स्वराज की मांग पर बल देते थे। इनको पाश्चात्य संस्कृति से कोई मेल लेना देना नहीं था। ये स्वराज की मांग करते थे, इनको अपना राज्य लेना था, इनको अपना भारत का मान देते थे, अपने भारत को ये सब कुछ मांगते थे। तो ये स्वराज की मांग पर बल देते थे। दूसरा है भारतीय इतिहास, संस्कृत, विरासत। ये भारतीय इतिहास को ही अपनी विरासत मानते थे और उनसे कहते थे हम उनसे प्रेरणा लेंगे, हम पाश्चात्य संस्कृति से क्यों प्रेरणा लें। तो जैसे कि उदारवादी भारतीय संस्कृति से प्रेरणा लेते, पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरणा लेते थे, तो अतिवादी भारतीय पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरणा नहीं लेते थे, वो उग्रवादी थे और वो अपनी भारतीय संस्कृति से प्रेरणा लेते थे। जो शहर के शिक्षित निम्न वर्ग लोग हैं वो इनका सामाजिक आधार बताते थे। शहर के जो शिक्षित लोग हैं, निम्न वर्ग लोग हैं, वो इनके आधार होते थे। लाल बाल पाल इनके नेता थे। लाल बाल पाल मतलब जो थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, है ना। तो ये जो थे इनके प्रमुख नेता थे उग्रवादी के। तो लाल बहादुर शास्त्री, स्वराज की मांग, भारतीय इतिहास, संस्कृत, विरासत, शहरों के शिक्षित निम्न वर्गीय लोग, और लाल बाल पाल इनके नेता थे। तो ये हमने उग्रवादी और उदारवादी में अंतर लिखा। अब हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन है नील आंदोलन पर टिप्पणी लिखो। नील आंदोलन क्या था? ये नील से, जहाँ से नील जुड़े अंग्रेजों के काल में, समझ लो ये नील खेती से जुड़ा आंदोलन है। क्योंकि जो नील था, जो कपड़ा रंगने का नील आता है, अंग्रेजों के यहाँ नहीं होता था, मतलब ब्रिटेन में नहीं होता था। तो वो लोग चाहते थे कि हमारा जो मजदूर है, और हमारे यहाँ खेती बहुत अच्छी होती थी नील की, तो उन अंग्रेजों क्या चाहते थे कि हम जो खाद्यान्न फसलें हैं उनको ना उगाकर हम नील की फसल उगाएं। तो वो नील को उगाएं, और नील उगाकर क्या करें, इनको विदेशियों को दे दें, और ये अपना हमारा नील ले जाके वहाँ पे ब्रिटेन में यूज़ करें। तो अब जब नील के खिलाफ जो आंदोलन चला था, तो वो उसको हम नील आंदोलन कहते हैं। तो अंग्रेज़ों के अत्याचारों के खिलाफ किसानों की सीधी लड़ाई को नील आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। ये कब हुआ था? इसका समय कब था? इसका समय था 1859 से 60 में। फ्रेंड्स, जिनसे आप पढ़ रहे हो यही मेरा नोट्स है। देखिए मैंने कितना व्यवस्थित तरीके से बनाया हुआ है। जहाँ पे जो चार्ट की ज़रूरत है मैंने वहाँ वो लगाया है, जहाँ पे समय की ज़रूरत है मैंने वहाँ वो लगाया है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। और जहाँ पे सन लिखा है वो लगा सकते हैं। जहाँ पे मैप की ज़रूरत है हर सब्जेक्ट में, वहाँ मैंने मैप का भी यूज़ किया है। तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। एक दिन मैं आपको नोट्स का पूरा रिव्यू भी लेके आऊँगी, नोट्स जो मेरे पास हार्ड कॉपी में है। तो काल जो है इसका 1859 से 60 में है। क्षेत्र कहाँ है? बंगाल के नदिया ज़िले में गोविंदपुरा से यह आरंभ है। नील का प्रारंभ कहाँ होगा? तो ये बंगाल के नदिया ज़िले में प्रारंभ होगा, गोविंदपुर से। नेतृत्व करता है इसके कौन है? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। नील जो आंदोलन चला था उसका जो नेतृत्व किया था, तो उसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो उसके नेतृत्वकर्ता है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। कारण क्या था कि यूरोपीय नील जो बागान मालिकों द्वारा जबरन नील की खेती करवाते थे, हम उनको करना भी नहीं है फिर भी करवाते थे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कार्यक्रम क्या क्या था, इसमें क्या किया, आंदोलन में क्या कार्यक्रम रखा गया? किसानों ने नील की खेती बंद कर दी और सभी नील कारखाने बंद हो गए। अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ यह आंदोलन सफल हुआ। एक अंग्रेजों, आपने उनका सुना होगा, महात्मा गांधी का एक आंदोलन जब आए थे, राजकुमार शुक्ल के कहने पे वो आए थे, जब वो तुरंत भारत आए हुए थे तो उन्होंने भी किया था आंदोलन, जैसे खेड़ा सत्याग्रह, नील आंदोलन। तो नील आंदोलन इस प्रकार से क्या था, हमने ये लिखा, उसका समय लिखा, किस क्षेत्र में था ये लिखा, कौन इसके नेतृत्व करता थे, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। कारण क्या था? तो जबरन खेती करवाना था। इसमें कौन कौन से कार्यक्रम शामिल किए गए, और फिर अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ यह आंदोलन सफल हुआ। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधारों का वर्णन करो। तो गवर्नर 1823 से 35 ईस्वी के गवर्नर इतिहासकार के अनुसार उन्होंने युद्ध नहीं करवाए थे। विलियम बेंटिक ने युद्ध नहीं करवाए थे। शांति और सुधारों के द्वारा उन्होंने अपनी कंपनी की स्थिति को सुदृढ़ किया था। क्या किया था? शांति और सुधारों के द्वारा ही उन्होंने अपनी कंपनी की स्थिति को सुदृढ़ किया था। अब हम देखते हैं कौन कौन से सामाजिक सुधार हैं। तो शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए किए गए कार्य में पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण स्तंभ। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, वो शिक्षा और सामाजिक उत्थान में किए गए कार्य के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। उनका समय 1823 से 35 रहा था, और उन्होंने एक अंग्रेजी तौर पे काम ही नहीं किया, उन्होंने हमेशा भारतीयों की अच्छाई ही सोचा है, भारतीयों के हित की रक्षा करी। 1829 में सती प्रथा के विरोध में इन्होंने कानून बनाया। हमने सुना है राजा राममोहन राय के साथ इन्होंने बनाया था। बाल हत्या, मनुष्य बलि को इन्होंने गैर कानूनी घोषित किया। कर्नल स्लीमैन की मदद से इन्होंने ठगी प्रथा का अंत किया। धार्मिक पर लोगों को ठगते रहते थे मावा बन के, तो वो इन्होंने बंद कर दिया था। धार्मिक परंपराओं, अंधविश्वास, रूढ़िवादी प्रथा का इन्होंने कानून के द्वारा अंत किया। उनके इन कृत्यों का रूढ़िवादी विचारों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। तो इनके जो कृत्य थे, उनके बाद जो रूढ़िवादी विचारधारा उस समय पनप रही थी, उस पर बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ा था। तो इन्होंने पूरी धार्मिक जितनी भी परंपराएं चलती थी उनका हमेशा से विरोध किया। ठगी प्रथा का विरोध किया, बाल हत्या, मनुष्य बलि को गैर कानूनी घोषित किया, सती प्रथा के विरोध में कानून बनाया, भारतीयों के हित की भी रक्षा करी, और शिक्षा और सामाजिक उत्थान में इनके कार्य हमेशा एक स्तंभ के, पुनर्जागरण के स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधार पहले हमने उनके बारे में लिख दिया, और फिर हमने उनके सामाजिक सुधार लिख लिए इस प्रकार से।
फिर नीलांदोलन लिखिए हमने कंप्लीट किया, और एक पेज में हमने उदारवादी और उग्रवादी में अंतर याद किया। क्योंकि ये हमारा 5 या 6 नंबर में आता है तो हमको एक पेज में ही इसको इस प्रकार से लिखना है। तो फ्रेंड्स ये मेरे क्वेश्चन थे आज के। आप मेरे नोट्स परचेज़ करिए। जो नोट्स आपने पढ़ा है ये आधुनिक इतिहास का नोट्स है, और आधुनिक इतिहास के नोट्स की प्राइस 250 रुपये है। और तो आप इसको ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं इसकी। आपकी 50-60 रुपये में इसका ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये में अगर अच्छे से अच्छी करवाएंगी तो आपकी इसकी अच्छी हार्ड कॉपी बन जाएगी। तो आप वो भी करा सकते हैं, और मेरे से भी आप हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं। और यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल दी गई है, आप यहाँ पे से चेक कर सकते हैं। साथ में मैम ये मध्य प्रदेश स्पेशल कोर्स है मेरा, सबसे स्पेशल है क्योंकि MPPSC का सबसे स्पेशल पार्ट यही है, इसमें से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप इनको ले सकते हैं, इनको परचेस कर सकते हैं। इन सब की जानकारी कितने में कैसा में क्या है आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जो लिखा हुआ है जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।